हेलो गाइस, मेरा नाम भावना सिंह है और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आज मैं एक बार ये लॉ आपको रिवाइज कर दूंगी और डिटेल्स में इसके रीजंस भी समझाऊंगी। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन थ्योरी में जो अभी हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो प्रोडक्शन थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये शो करता है किसी भी आउटपुट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका नेचर शो करता है, और कैसे वेरिएबल फैक्टर्स में आने से, चेंज करने से। अब इसका अगर मैं और डिटेल में अगर आपको लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझाऊं, तो ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस रिटर्न्स टू फैक्टर्स को शो करता है। रिटर्न्स टू फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि रिटर्न्स टू फैक्टर्स जो होते हैं वो रेफर करते हैं कि कोई भी आउटपुट का क्या बिहेवियर है जब सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किया जाए या इंक्रीज किया जाए शॉर्ट रन के अंदर, और जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उसको हम कांस्टेंट रख दें। यानी जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है ये भी सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर ही काम करता है, लॉन्ग रन के अंदर नहीं करता। और इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही इंक्रीज किया जाता है। प्रोडक्शन इंक्रीज करते टाइम फिक्स्ड फैक्टर को सेम रखा जाता है। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं पता बेसिक क्या होता है। फिक्स्ड फैक्टर जैसे कि लैंड होता है, लैंड फिक्स होती है। फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं जो हम शॉर्ट रन के अंदर क्या कहते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जैसे लैंड को नहीं कर सकते हम चेंज, सिमिलर बट लेबर्स को हम कर सकते हैं, इसीलिए लेबर्स क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्चुअली में क्या कहता है, ये कहता है जैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, यानी लेबर को अगर हम बढ़ाते रहते हैं, लोगों जो लोग काम कर रहे हैं किसी फर्म में उनको अगर हम बढ़ाते रहते हैं, और अगर हमारा फिक्स्ड फैक्टर के साथ बढ़ाते हैं, यानी फिक्स्ड फैक्टर लैंड हमारी एक ही है और उसी के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाते रहेंगे, तो इनिशियली हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होगा, यानी जितना टोटल आउटपुट निकल रहा है वो इनिशियली तो बढ़ेगा, इनिशियली तो एकदम से बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, एकदम से बढ़ेगा। और फिर धीरे धीरे वो डिमिनिशिंग, बढ़ेगा तो सही लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा। डिमिनिशिंग मतलब बढ़ेगा लेकिन उतने ही प्रोपोर्शन या उतनी ही परसेंटेज से नहीं बढ़ेगा जितना पहले बढ़ा था, शुरू में बढ़ा था। और अगर हम और लेबर लगाते रहेंगे, अब एक ही लैंड है, एक ही लैंड पे कितने लोग काम कर सकते हैं, पहले अगर हमने और ज़्यादा लेबर लगा दी तो एकदम से प्रोडक्शन बढ़ा देंगे वो लोग लेबर, और हम और लेबर लगाएंगे एक ही लैंड पे, अगर 4 लेबर लगाएंगे, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, उसी लैंड पे 8 लेबर लगा दिए, तो शायद प्रोडक्शन उस रेट पे नहीं बढ़ेगी जितने पहले बढ़ गई थी, क्योंकि लैंड तो एक ही है। नाउ फाइनली क्या होता है, नेगेटिव रेट पे बढ़ती है, यानी टोटल प्रोडक्ट हमारा जो है कम होने लग जाता है शुरू। क्यों? क्योंकि बहुत इसके जो रीजंस है, ये जो क्यों मैं बोल रही हूँ इसके रीजंस अभी मैं आपको समझाऊंगी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में मैंने आपको ये डायग्राम समझाया था लास्ट वीडियो के अंदर, और स्केड्यूल भी बताया था। आज मैंने पॉइंट टू स्केल डायग्राम बनाया है। लास्ट लेक्चर में पॉइंट टू स्केल नहीं बना पाई थी। पॉइंट टू स्केल का मतलब है बिल्कुल पॉइंट्स के हिसाब से, क्या ग्राफिकली जो होता है। तो अगर स्केड्यूल को अगर मैं समझाऊं, तो लैंड को हमने फिक्स ले लिया है, एक ही लैंड है हमारे पास, यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़े जा रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर है लेबर हमारा, वो बढ़े जा रहा है एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड। तो वेरिएबल फैक्टर्स हमने एम्प्लॉय करते जा रहे हैं, तो वेरिएबल फैक्टर 0 1 2 3 4 5 6 बढ़े जा रहा है। तो इससे क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट हमारा इनिशियली तो बहुत तेज़ी से बढ़ा, 0 से 2 हो गया, 2 से 5 हो गया, 5 से 9 हो गया, 9 से 12 भी हो गया। तो इनिशियली क्या हो रहा है, एकदम से बढ़ा, फिर उसके बाद बढ़ तो रहा है लेकिन कम कम बढ़ रहा है। पहले 2 से 5 यानी 3 यूनिट मार्जिनल प्रोडक्ट होता है अभी, तो 3 यूनिट से बढ़ा, 5 से 9 4 यूनिट से बढ़ा, लेकिन उसके बाद क्या है, बढ़ तो रहा है लेकिन कम यूनिट से बढ़ रहा है। 12 से 4 12 से 14 2 यूनिट से ही बढ़ा, फिर 1 यूनिट से ही बढ़ रहा है लेकिन कम से बढ़ रहा है। और उसके बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो कम होने लगेगा, यानी 15 के बाद 14 हो गया और कम, बल्कि नेगेटिव ही हो गया। तो एक फाइनली एक नेगेटिव रेट पे होता है, यानी स्टार्ट्स फॉलिंग, जो कि कम होने लग जाता है। तो यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। अब ये तो टोटल प्रोडक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने आपको क्या बताया था, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या एडिशनल हुआ टोटल प्रोडक्ट के अंदर जब वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। जब वन मोर यूनिट वेरिएबल फैक्टर की हमने एम्प्लॉय करी, एक और यूनिट एम्प्लॉय करी, तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, यानी कि टोटल प्रोडक्ट अभी जो सेकेंड यूनिट पे है और फर्स्ट यूनिट पे जितना है, इन दोनों का क्या डिफरेंस है, वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो डैश हो गया, नाउ यहाँ पे 2 मिला हमें टोटल प्रोडक्ट और पहले 0 था, तो यानी 2 का चेंज आया, 5 था। मैंने आपको मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताया था, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1, यानी टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स यानी 5 यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1, यानी टोटल प्रोडक्ट ऑफ 5 यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 4 यूनिट्स। यही हो गया ना, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो
और टोटल प्रोडक्ट 5 और 4 ऐसे बता रही हूँ कि मतलब एक जो यूनिट है 5 पर और उससे एक पहले वाला, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वही टोटल प्रोडक्ट होगा, वही मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, सॉरी। तो यहाँ पे 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 5 4, 12 माइनस 9 3, इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट हमने निकाल लिया क्या होता है। नाउ अगर मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो क्या हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है, मैंने आपको बताया इनिशियली एकदम से इंक्रीज हुआ टोटल प्रोडक्ट, फिर इंक्रीज हुआ लेकिन कम रेट पर, फिर डिक्रीज होने लग गया। और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले इनिशियली इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, और एक पॉइंट के आने के बाद नेगेटिव भी हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यही चीज़ जो जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसको स्टेज 1 कहा जाता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज है ये। देन स्टेज 2 आती है डिमिनिशिंग रिटर्न की, देन स्टेज 3 आती है नेगेटिव रिटर्न्स की। ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये एक सिर्फ एक ओवरव्यू चल रहा है जो हमने लास्ट लेक्चर में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में पढ़ा था। नाउ अगर हम इसके डायग्राम पे देखें, मतलब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें, तो मैंने आपको इसी चीज़ को पॉइंट टू स्केल में मैंने पॉइंट्स लगा दिए हैं। टोटल प्रोडक्ट 0 यूनिट पे 0 है, 1 यूनिट पे 2 है, 2 यूनिट पे 5, 2 यूनिट पे 5 है, 3 यूनिट पे 9 है, 8 और 9। मैंने इस तरह से पूरा ऐसे बना दिया है, जैसे कि अगर मैं देखूँ 7 यूनिट पे कितना है, 15 है, तो 7 यूनिट पे 15 है हमारा, 15 मैंने इस तरह से बनाया। तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कैसे का जो डायग्राम है वो इस तरह से बनता है। किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। यानी इनिशियली वो इस तरह से इंक्रीज करता है, इनिशियली वो इस तरह से इंक्रीज करता है, देन जो इनिशियली वो इस तरह से इंक्रीज करता है, देन इस तरह से इंक्रीज होने के बाद वो इस तरह से इंक्रीज करता है, और लास्ट में क्या होता है, अभी हमने ऐसे इंक्रीज किया, फिर हमने ऐसे इंक्रीज किया, और फिर वो नेगेटिव ही चले जा रहा है। तो यानी इनिशियली वो इस तरह से इंक्रीज कर रहा है पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, यानी कि 3 यूनिट तक वो क्या है, 3 यूनिट तक जो 9 पर है, इस पॉइंट तक वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है। जहाँ से वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करने लग जाए, जहाँ से वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करने लग जाए, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। यानी ये जो पॉइंट है हमारा, या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शन के पॉइंट पर क्या होता है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है, जो हमारा क्या कहते हैं, कन्वेक्स से कनकेव शेप ले लेता है। यानी ये कन्वेक्स शेप में था और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आने पे वो कॉन्केव शेप में ले लिया उसने, पहले इस तरह से था और इस तरह से शेप ले लिया। यानी कन्वेक्स से कनकेव शेप में जहाँ आ जाता है वही पॉइंट आप देख रहे होंगे, यहाँ तो ऐसे दिख रहा है और यहाँ से ये इस तरह से दिख रहा है, ऐसे और इस तरह से। तो ये ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं इस चीज़ को। यानी यहाँ पर स्टेज 1 कंप्लीट हो गई, S1 यानी कि स्टेज 1 कंप्लीट हो गई इस पॉइंट पर, और फिर स्टेज 2 पर आ गए हम, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज पर आ गए। किस पर आ गए, स्टेज 2 पर आ गए। ना स्टेज 2 पे आपने देखा कि डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करेगा, किस पॉइंट तक इंक्रीज करेगा, जहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम 15 पर हो गया, यहाँ पे भी 15 है, 6 यूनिट पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है 6 पर, और यहाँ पे भी 15 है। आप कहेंगे ये तो दोनों पे 15 है, लेकिन हम वाला पॉइंट लेंगे जहाँ से वो नेगेटिव, मतलब 15 के बाद 14 यहाँ पे नेगेटिव रेट पे चला गया, तो उससे पहले वाला 15 हम कंसिडर करेंगे। यानी 7th यूनिट पर मैक्सिमम पॉइंट मानेंगे टोटल प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट 7th यूनिट पर मानेंगे। नाउ 7th पॉइंट के बाद वो डिमिनिशिंग पे चला गया, तो ये पॉइंट है मैक्सिमम टीपी का। तो इस पॉइंट तक, यानी इस पॉइंट तक जो है, इस पॉइंट तक डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज होगी, और इस पॉइंट के बाद नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज आ जाएगी, यानी स्टेज 3rd आ जाएगी, नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज आ जाएगी 7th के बाद। अगर इसी चीज़ को मैं आपको MP, ये तो हमने टोटल प्रोडक्ट की उसमें समझा, अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट की उसमें समझाऊँ आपको तो कैसे होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट में अगर यही चीज़ में, यही पॉइंट्स आपको लॉ ऑफ ये यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि लेबर के हिसाब से मार्जिनल प्रोडक्ट को डिनोट करूँ अगर डायग्राम में, तो ये सारे पॉइंट्स डिनोट होंगे। यानी 0 पर तो डैश है, कहीं भी नहीं है। 1 यूनिट पर 2 मार्जिनल प्रोडक्ट है, 1 यूनिट पर 2 है, 2 यूनिट पर 3 मार्जिनल, 2 यूनिट पर 3 मार्जिनल प्रोडक्ट है, और 3 यूनिट पर 4 है, 3 यूनिट पर 4 है। इस तरह से अगर मैं इस चीज़ को, इस ग्राफ को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो इस तरह का आपके पास एक ग्राफ आएगा। किस तरह का ग्राफ आएगा, इस तरह का। तो ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, मैं फिर से कह रही हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको और डिटेलली समझा रही हूँ। तो किस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज करता है, कब तक इंक्रीज करता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक इंक्रीज करता है। आप देखेंगे यहाँ पे भी 3 यूनिट और यहाँ पे भी 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट तक जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है मार्जिनल भी, और फिर जहाँ और टोटल प्रोडक्ट का तो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज करता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है। आप देखेंगे पूरे एमपी का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 4 है। 4 कितने पर आ रहा है, 3 यूनिट ऑफ लेबर पर आ रहा है। 4 कितने पर आ रहा है, 3 यूनिट ऑफ लेबर पर आ रहा है। और ये 3 यूनिट क्या है, जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे होगा। तो अगर आप देखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और इस पॉइंट तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा और इसी पॉइंट के बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करने लग जाएगा। इसी पॉइंट के बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करने लग जाएगा। आप देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करने लग गया, यानी 4 के बाद जो 3 हो गया, 2 हो गया, डिक्रीज करने लग गया कब, और ये जीरो हो जाता है। किस पॉइंट पे जीरो होता है, जिस पॉइंट पे हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। मैंने बताया था 7th पर आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है और उसी पे हमारा एमपी जीरो है। यानी टोटल प्रोडक्ट जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, यानी एडिशनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि एडिशनल हम और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब वो नेगेटिव पे चला जा रहा है। अब वो उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न। अब वो थर्ड स्टेज पर क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज करेगा, जो मैंने आपको बताया ही था, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाता है। यानी इस पॉइंट के बाद, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट के बाद हमारा क्या होता है, जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट टोटल प्रोडक्ट होता है वहाँ पे एमपी जीरो होता है और इसके बाद हमारा नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल आ जाते हैं, यानी नेगेटिव रिटर्न्स का स्टेज आ जाती है। तो ये आपको मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बताया था। इस तरह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आपको मैंने समझाया था। नाउ अगर मैं आपको समझाऊं कि इनके रीजंस क्या होते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता ही क्यों है, अगर इस चीज़ का मैं आपको आंसर दूं तो लॉ ऑफ वेरिएबल के कुछ रीजंस होते हैं जो कि मैं आपको समझाने वाली हूँ। आई होप आपको क्लियर हो वीडियो। एक सेकेंड। हाँ जी, सॉरी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के क्या रीजंस होते हैं, अलग अलग रीजंस बताऊंगी हर स्टेज के। फेज़ 1 का क्या रीज़न है, फेज़ 2 का क्या रीज़न है, फेज़ 3 का क्या रीज़न है, इन तीनों के क्या रीजंस है ये समझाऊंगी। तो फेज़ 1 के रीजंस की अगर हम बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, पहले फेज़ में होता क्या है कि आपने देखा था कि ये हमारा फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 था। टोटल प्रोडक्ट इस तरह से इंक्रीज़ कर रहा था। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मान लेते हैं, इस तरह से पहले ऐसे गया फिर देन ऐसे गया। तो ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है, फेज़ 3, इस तरह से मैंने आपको डायग्राम अभी समझाया। तो अगर पहले फेज़ की हम बात करें तो पहले फेज़ में होता क्या है कि जो सप्लाई होती है फिक्स्ड फैक्टर की वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी आप देखेंगे कि स्केड्यूल में आपने देखा होगा अभी 1111 ऐसे लेबर थी, 11111 इस तरह से लेबर थी। लेबर तो हमारी लैंड, सॉरी लैंड हमारी थी 11111 और लेबर थी हमारी 0 1 2 3 4 5। यानी पहले फेज़ में क्या होता है कि हमारी लैंड तो बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास और वेरिएबल फैक्टर्स यानी लेबर कम होती है। अगर लैंड ज़्यादा है और लेबर एक ही लेबर काम कर रहा है या 2 ही लेबर काम कर रहा है और लैंड तो हमारे पास बहुत बड़ी पड़ी है काम करने की, तो होता क्या है कि जो फिक्स्ड फैक्टर है यानी जो लैंड है हमारी, हम कम यूटिलाइज कर पाएगा वो लेबर। एक या दो लेबर काम करेंगे अगर इतनी बड़ी लैंड पर, तो वो कम ही जगह पे काम कर पाएंगे, यानी कम ही यूटिलाइज होगी हमारी लैंड। तो हमारा फिक्स फैक्टर क्या होता है, अंडर यूटिलाइज होता है इनिशियल स्टेजेस के अंदर। तो उसको अगर हम जैसे ही और ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं यानी और ज़्यादा लेबर लगाते हैं, ये मान लो हमारा पेपर है, ये ही लैंड है हमारी, इस पर अगर मैंने आपको 2 लेबर लगाए वो लोग कम प्रोड्यूस करेंगे, यहीं पर अगर मैंने 4 लेबर लगा दी तो वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उस लैंड पे, और ज़्यादा मान लो खेती की बात करते हैं आपको, फार्मिंग की, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे वो लोग फार्मिंग में। और लेबर जो है जैसे ही हम लेबर बढ़ाएंगे कब तक, तो क्या होता है कि जैसे व्हेन फैक्टर्स जो वेरिएबल वाले हैं इंक्रीज करते हैं तो जो कंबाइंड होता है फिक्स्ड फैक्टर यानी लैंड और लेबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, फिक्स्ड फैक्टर को यानी लैंड को और ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है, जिससे क्या होता है हमारा आउटपुट और ज़्यादा अच्छा होता है और इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करता है। इंक्रीजिंग रेट पे क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि और ज़्यादा अच्छे से लैंड यूटिलाइज हो रही है हमारी उन लेबर्स के साथ, जितना ज़्यादा हम लेबर लगाते जा रहे हैं। पहला रीज़न क्या हो गया, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। यानी फिक्स्ड फैक्टर का, ये फिक्स्ड फैक्टर है उसका और ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज हुआ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के अंदर। सेकंड क्या रीज़न होता है, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं यानी कि लेबर है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, उसकी क्या एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों हो जाती है एफिशिएंसी, जब वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं इंक्रीज करते हैं हम और वो फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है वेरिएबल फैक्टर जो है और अच्छे से काम करता है और ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज होता है एट द सेम टाइम। और इसी की
जो ग्रेटर कॉपरेशन होता है, यानी और ज़्यादा अगर हमने लेबर लगा दिया तो स्टार्टिंग में क्या होगा, उनके अंदर ज़्यादा कॉपरेशन होगा और स्पेशलाइजेशन आएगा। स्पेशलाइजेशन कैसे आएगा, अलग अलग यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स में, यानी लेबर्स में स्पेशलाइज होंगे वो उस जगह पे काम करने के लिए। वो कहेंगे यार मैं इस चीज़ में स्पेशलाइज हूँ, मैं इस चीज़ में, उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। यानी स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है, उनकी स्किल्स वगैरह और ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं उसी समय के अंदर और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, यानी उनका एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो यहीं पर जो थर्ड फैक्टर क्या होता है, जो फिक्स्ड इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। थर्ड रीज़न है इंक्रीजिंग रिटर्न्स का, कि जो फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं वो जनरली हम कंबाइन करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स के साथ। क्यों, क्योंकि वो इनडिविजिबल होते हैं। लैंड को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लैंड को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम लैंड को डिवाइड कर सकते होते तो कोई बात ही नहीं होते। क्यों बात, जो फैक्टर्स हैं उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, यानी फिक्स्ड फैक्टर्स को, लैंड को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जब एक इन्वेस्टमेंट की जाती है किसी भी फिक्स्ड फैक्टर के अंदर, यानी मान लो प्लांट एंड मशीनरी में करी या लैंड में करी, ये फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, तो उसको हम डिवाइड, प्लांट एंड मशीनरी यानी मशीन्स को हम ऐसे नहीं है तोड़ के साइड साइड कर देंगे, तो वो इनडिविजिबल होता है फिक्स्ड फैक्टर। तो एडिशनल या फिर और मोर एंड मोर यूनिट्स जो हैं अगर हमारे लेबर की उसी फिक्स्ड फैक्टर पर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर और अच्छे से यूटिलाइज होता है, और अच्छे से यूटिलाइज होता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स अप्लाई होते हैं जब तक ऑप्टिमम लेवल नहीं रीच हो जाता। किस चीज़ का, वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर के बीच का ऑप्टिमम लेवल जब तक नहीं, कॉम्बिनेशन हम अचीव नहीं कर लेते, तब तक क्या होता है, तब तक हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स था ये अप्लाई होता है। यानी कि हमारी बेटर यूटिलाइजेशन होती है फिक्स फैक्टर्स की, हमारी वेरिएबल फैक्टर स्पेशलाइज हो रहे हैं, लेबर अच्छे से और काम कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन आ रही है, स्किल्स बढ़ रही है उनकी। और थर्ड है, क्योंकि अगर हम मान लो ये लैंड है, मैंने आपको कहा था ये पूरा पेपर लैंड है, अगर यहीं पर मैं इसको हाफ कर दूँ, यानी इतना लैंड किसी और को दे दूँ, इतना लैंड, तो ऑब्वियसली ये लोग अपना अलग प्रोडक्शन करेंगे, इसका अपना अलग प्रोडक्शन होगा। तो देखा जाए तो लैंड हाफ हो गया ना, हाफ हो गया, लैंड को तो मैंने हाफ कर दिया, यानी उन लोगों का जो प्रोडक्शन है वो उसके हिसाब से होगा, इन लोगों का प्रोडक्शन इसके हिसाब से होगा। तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं आएगा फिर फैक्टर्स का। क्यों, क्योंकि लेबर भी बढ़ जाएगा उन दोनों के अंदर, यानी कोई फिर एफिशिएंसी भी नहीं होगी, बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा फिक्स फैक्टर का। लैंड डिवाइड हो ही नहीं सकता जब, तब तभी तो सब लोग उस पर अपने आप अच्छे से काम करेंगे। नाउ सेकेंड जो है हमारा क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स। ऐसा क्यों, डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों आते हैं, यानी इस इंक्रीजिंग रिटर्न पे इंक्रीज करने के बाद डिक्रीजिंग रिटर्न पे क्यों इंक्रीज करता है, यानी सेकंड स्टेज आती ही क्यों है। अब हमने देखा अलग अलग जो कॉम्बिनेशन होते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स के, इनके अंदर एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होता है। यानी ये जो पॉइंट है यहाँ जहाँ पे हमारा टीपी मैक्सिमम होता है, टीपी मैक्सिमम होता है, ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया था, ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, लैंड का और लेबर का, यानी फिक्स फैक्टर का और वेरिएबल फैक्टर्स का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है, और जब हम ऑप्टिमम यूज़ करते हैं फिक्स्ड फैक्टर का तो मार्जिनल रिटर्न जो है वेरिएबल फैक्टर का कम होने लगता है। यानी कि ये क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे लगता है। क्या लगता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है एज मोर एंड मोर फैक्टर्स अगर हम इंक्रीज करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एज मोर एंड मोर फैक्टर्स हम इंक्रीज करेंगे किस चीज़ के, लेबर के, तो उनकी क्या होती है, एक पॉइंट के आने के बाद वो कम होने लग जाते हैं। क्या कम होने लग जाता है, उनका जो एफर्ट वो डाल रहे हैं वो कम होने। तो ये लोग जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स हम वेरिएबल फैक्टर्स को हम फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करेंगे तो जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है वो एक्सेसिवली, जो फिक्स्ड फैक्टर है वो और मतलब इतना ज़्यादा यूटिलाइज होने लग गया, इतना ज़्यादा यूटिलाइज होने लग गया कि अब प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की कम होने लग जाती है। ऑब्वियसली अगर हम एक लैंड पे 10 लेबर लगा देंगे जहाँ पे सिर्फ 4 लेबर की ज़रूरत है, वहाँ पे हमने 10 लेबर लगा दी, तो क्या उन लोग आपस में झगड़ा करेंगे, यानी उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ नहीं होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, और ऊपर से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन वो करने लग रहे हैं, वो इतना प्रोडक्शन करने लग रहे हैं कि लैंड की क्वालिटी कम हो जा रही है। ऑब्वियसली आपको पता है लैंड की क्वालिटी कम हो जाएगी, यानी इन दोनों का जो मिक्स्ड, इन दोनों का जो कंबाइंड एफर्ट है वो क्या कम होने लगेगा, क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से होता है। और सेकंड रीज़न क्या होता है कि इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं, यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है विच आर लैंड और लेबर कैपिटल, ये क्या होते हैं, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं एक दूसरे के। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लेबर अगर हम कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते रहेंगे एक प्लेस पर,
और एडिशनल अगर हमें कैपिटल की ज़रूरत है यानी पैसों की ज़रूरत है कि हम और लैंड खरीद लें, लेकिन उसकी जगह हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर ही यूज़ करे जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न आएगा फैक्टर्स के अंदर, क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएगा, और कोऑर्डिनेशन जो है फैक्टर्स का वो बिगड़ने लगेगा। कॉन्टीन्यूस अगर हम अप्लाई करेंगे लेबर को, वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे लिमिट क्रॉस हो जाएगी आइडियल फैक्टर रेशियो की, यानी ये ऑप्टिमम जो रेशियो थी टीपी की, उसकी एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, और उसके बाद उनके बीच का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में क्या नहीं बैठ पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पहला रीज़न होगा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मशीन है अपने ऑप्टिमम यूज़ पे काम कर रही है, जब 4 लेबर्स हम उस मशीन पर लगाते हैं, यहाँ पे हमने लेबर का एग्जांपल लिया, मशीन का लेते हैं, लैंड की जगह अगर मशीन का लेते हैं, मान लो 4 लेबर्स लगाए किसी भी मशीन पर, तो वो सबसे अच्छे से काम करेगी। अगर हम एक और लेबर इंक्रीज़ करेंगे तो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ये तो मैंने आपको बताया। और मार्जिनल प्रोडक्ट, हर एडिशनल लेबर के साथ क्या हो गया कि हमारा और कम होने लग जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम ही हो रही है यार, बढ़ी नहीं रही। क्यों? क्योंकि हर एडिशनल लेबर के साथ वो हर जो एडिशनल लेबर आएगा उसको अपनी जगह चाहिए काम करने के लिए उस मशीन पे, अब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा उन लोगों के बीच में। तो यही ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है फैक्टर्स का ये होता है, सिर्फ एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है। जब तक ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन नहीं आ जाता तब तक इंक्रीज कर तो रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, यानी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा। और इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड आपको रीज़न बताया, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट की वजह से होता है, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है फैक्टर के, वो क्यों होते हैं, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स मैंने आपको बताया इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं एक दूसरे की। इम्परफेक्ट मतलब कि एक दूसरे से सब्सटीट्यूट ही नहीं हो सकते। ऐसा थोड़ी है कि लैंड ही लैंड लगाया, लैंड मैंने बढ़ा दी, लेबर लगानी थी, मैंने सोचा लेबर की जगह मैं लैंड ही बढ़ा देती हूँ, तो उस लैंड पे काम करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, यानी इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है लैंड और लेबर एक दूसरे की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पर एक और एग्जाम्पल दूँ कि मैंने 10 मशीन, 2 की जगह 4 मशीन है, 8 मशीन लगा दी और लेबर हमारे पास 2 ही है, तो अब वो 2 लेबर ऐसा तो नहीं है सारी मशीन पर कूदते फिरेंगे, उन्हें काम भी तो करने की ज़रूरत है। तो मतलब लैंड और लेबर क्या है, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, उनको काम करने के लिए ऐसा नहीं कि वो सारी मशीन पर और नया काम, उनकी उतनी ही क्या है, उतनी ही स्पेशलाइजेशन है, उतना ही वो उनकी हिम्मत है कि वो उतना ही काम कर सकते हैं, चाहे वो एक मशीन पे करें, चाहे दूसरे पे करें, चाहे तीसरे, कितनी वो मशीन लगा दो, इसका मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे। तो लैंड और लेबर या लैंड और मशीनरी, यानी सॉरी लेबर और मशीनरी, मेरा मतलब है फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं एक दूसरे के, और एक लिमिट होती है जहाँ तक वो दोनों सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर को हम सब्सटीट्यूट तो कर सकते हैं कैपिटल की जगह, या कैपिटल को हम सब्सटीट्यूट तो कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, उस लिमिट के बाद जो है इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो जाते हैं और डिमिनिशिंग रिटर्न्स की ज़रूरत, यानी कि अगर ये इतनी बड़ी लैंड है, इस पर अगर हम लैंड की जगह मैंने कहा चलो लेबर लाते हैं, एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, लेबर ला सकते हैं, उस लिमिट के बाद अगर आप लेबर बढ़ाओगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट बन जाते हैं एक दूसरे के। तो ये 2 रीजंस होते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के। नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी कि जो फॉल हो रहा है टोटल प्रोडक्ट, उसके क्या रीजंस होते हैं। पहला होता है लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर हमारे पास लिमिटेड होता है और इसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ करते करते। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में ही की बात, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस मैंने आपको बताया था, शॉर्ट रन में काम करता है, और शॉर्ट रन में काम करने की वजह से हमारा लैंड, हम ये नहीं है कि लैंड को हम एकदम से बढ़ा देंगे, शॉर्ट रन की बात हो रही है तो लैंड हमारा बढ़ नहीं सकता, यानी लिमिटेड फिक्स्ड फैक्टर की वजह से एक तो नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। सेकेंड है कि मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में बिगड़ने लग जाता है, यानी वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब वेरिएबल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन रिलेशन टू द फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब इतनी बड़ी लैंड पे जहाँ पे सिर्फ 4 लेबर काम कर सकते हैं, वहाँ पे 20 लेबर लगा दोगे तो कैसे काम करेगा कोई इंसान? उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बनेगा। वो कहेगा अभी मेरा टाइम है काम करने, अभी मेरा टाइम है काम करने का, मेरे को मेरे टारगेट पूरे करने हैं, दूसरा कहेगा मेरे को मेरे टारगेट पूरे, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो टोटल आउटपुट जितना वो बना भी सकते थे उतना भी नहीं बनाते, फिर वो आपस में ही लड़ते रह जाते हैं लेबर्स, उस लैंड के लिए, फिक्स फैक्टर के लिए लेबर्स, यानी वेरिएबल और फिक्स फैक्टर दोनों आपस में पुअर कोऑर्डिनेशन बन जाता है। एज अ रिजल्ट जो टोटल आउटपुट है वो बढ़ने की बजाय हमारा कम होने लग जाता है। बढ़ने की बजाय क्या होता है, कम, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, इतने ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स आ गए हैं उसी फिक्स फैक्टर पे कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा। यानी सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वो है पुअर कोऑर्डिनेशन
बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर। ना थर्ड पॉइंट है जो वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं यानी लेबर्स की एफिशिएंसी कम होने लग गई। यही तो मैंने आपको बताया, वो उतना भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही। डिक्रीज इन REAC इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कॉन्टिन्यूस अगर हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते रहेंगे तो स्पेशलाइजेशन जो थी, एडवांटेजेस जो थे हमारे स्पेशलाइज होने के, यानी डिवीजन ऑफ लेबर के और स्पेशलाइजेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो कम होने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इनएफिशिएंसी होने लग जाती है लेबर्स के अंदर यानी वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर। और ये एक और रीज़न है नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल का। आई होप मैंने आपको बता दिया हो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ये एक एक्सटेंशन है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, सिर्फ एक एक्सटेंशन है किसी चीज़ का। एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, एक फेमस लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, उसका एक्सटेंशन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अगर मैं आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स बहुत शॉर्ट में जल्दी से समझाऊँ तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब होता है कि ये सिर्फ जो मैंने आपको अभी मार्जिनल प्रोडक्ट बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपने देखा था इस तरह से था, यानी नेगेटिव हो रहा था आपने देखा था। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट की कंपैरिजन में देखा जाता है, और उसमें भी जहाँ पे वो इंक्रीजिंग की स्टेज नहीं देखते हैं, हम सिर्फ डिक्रीजिंग की स्टेज देखते हैं। किस चीज़ की, मार्जिनल प्रोडक्ट की, इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो स्टेट करता है कि जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स है, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स हमारे एम्प्लॉय हो रहे हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वेरिएबल फैक्टर का फॉल होना ज़रूरी है। ये ही बताता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो गैस ये मैंने ना पहले से लिख के रख लिया था क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती अभी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स, मैंने आपको जैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर के एम्प्लॉय करते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा फॉल होना चाहिए। अभी यही मैंने आपको पहले भी बताया था, उसी चीज़ को मैंने सेम चीज़ को लिख के रख दिया है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ये सिर्फ क्यों बताया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का ही एक्सटेंशन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक्सटेंशन है यानी डिमिनिशिंग रिटर्न पहले आया फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस निकल कर आया। नाउ इसमें क्या है, फिक्स फैक्टर ले लिया था हमने, एक वेरिएबल फैक्टर लेबर हमने बढ़ाते गए। टोटल प्रोडक्ट क्या है आपको पता है, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज हो रहा है एकदम, फिर डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, और फिर मतलब डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, फिर लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होने लग जाता है। लास्ट में क्या होने लग जाता है, नेगेटिव होने लग जाए। वो नेगेटिव मैंने क्यों नहीं शो किया, क्योंकि हम सिर्फ वही यहाँ पे सिर्फ वही स्टेज की बात करेंगे जहाँ तक वो मतलब डिमिनिशिंग तो कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, डिमिनिशिंग तो कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। इसीलिए अगर मैं जीरो की बात करती, जीरो ही पे तो टीपी मैक्स, जहाँ पे MP जीरो होता है वहीं पे तो टीपी मैक्सिमम होता था, याद करो आप। तो अगर इसी चीज़ को मैंने ये पॉइंट्स यानी 1 यूनिट ऑफ लेबर पे 12 MP है, 1 यूनिट पे 12 MP है, 2 यूनिट पे 10 है, 3 यूनिट पे 8 है, 4 यूनिट पे 6 है मार्जिनल प्रोडक्ट, और 5 यूनिट पे 4 है। इसको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो हमारा कर्व इस तरह से बनता है, यानी ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है। क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है कि हमारा MP फॉल कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर की इंप्लॉय करने से, फिक्स्ड फैक्टर के साथ इंप्लॉय करने से। याद रखिए, तो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, एक्सटेंशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। और ये भी कंसिडर किया जाता है कि जो फेज़ है राइजिंग MP का, यानी जो राइजिंग MP, यानी आपको याद होगा पहले MP ऐसे इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे आने के बाद डिक्रीज कर रहा था और फिर नेगेटिव हो गया था, यानी ये था MP। तो ये जो फेज़ है राइजिंग MP का इन एडिशन टू फॉलिंग MP, ये इंक्लूड होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर। कॉमन एलिमेंट इन दोनों में क्या है कि MP जो है पहले डिक्रीज करेगा और सूनर और लेटर जो है क्या है, सूनर और लेटर यानी डिक्रीज करेगा ही करेगा जब तक हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। वेरिएबल फैक्टर्स अगर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट सूनर और लेटर हमारा डिक्रीज करेगा ही करेगा। यही बताता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कितने देर का लेक्चर हो गया ये, 38 मिनट का गाइज। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन एंड प्लीज़ टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या रिलेशनशिप है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट इनके बीच में। थैंक यू गाइज।